नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर टीना प्रामाणिक खूचे। वेलकम करती हूं आपका आईवीएफ स्टेप बाय स्टेप सीरीज में पार्ट 2, जिसमें हम आईवीएफ को स्टेप बाय स्टेप में डिवाइड करते हैं। स्टेप 4, ओवेरियन स्टिमुलेशन। ये यहाँ से आईवीएफ एक्चुअली स्टार्ट होता है और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेजर स्टेप होता है आईवीएफ के साइकिल में। इसे हम ओवेरियन स्टिमुलेशन क्या कहते हैं। यूजुअली क्या होता है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में हर महीने एक अंडा बढ़ता है। अंडा अपने साइज में, डोमिनेंट साइज में जाकर फूटता है और अंदर का एग जो है वो रिलीज होता है, जिसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। आईवीएफ में हम इंजेक्शंस और मेडिसिन के थ्रू हम इस अंडाशय को मैक्सिमम जितना हो सके उतने फॉलिकल्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ताकि हम मैक्सिमम एग्स जो है लेटर पार्ट में रिट्राइव कर सके। अब बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि डॉक्टर, ये इंजेक्शंस पेनफुल होते हैं क्या? तो सही कहो तो नीडल बहुत ही बारीक होती है, बहुत ही थिन होती है और उसकी वजह से पेन हार्डली होता है। बट हाँ, आपको थोड़ा सा ब्लोटिंग, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट और थोड़ा सा ब्रूजिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। स्टिमुलेशन के दौरान आपका मल्टीपल टाइम सोनोग्राफी यानी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग हो सकता है और कुछ ब्लड टेस्ट भी लग सकते हैं। डॉक्टर उस अनुसार आपका डोज एडजस्ट करते हैं एक अप्रोप्रिएट एग्स रिट्राइव लेटर ऑन करने के लिए। तो आईवीएफ का मतलब ऐसा नहीं होता है कि बस इंजेक्शन दिया और बस वेट करो। ये एक बहुत ही केयरफुली मॉनिटर्ड साइकिल होता है। स्टेप 5, ट्रिगर इंजेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। जब आपके एग्स और फॉलिकल्स एक अप्रोप्रिएट साइज तक बढ़ जाते हैं और उसको फाइनल मैच्योरेशन के लिए एक ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाता है। ये बहुत ही क्रूशियल होता है और इसका टाइमिंग उससे भी ज्यादा। जब हम आपको ट्रिगर का इंजेक्शन देते हैं, उसके 34 टू 36 आवर्स के बाद हम एग रिट्राइव करते हैं। इसीलिए डॉक्टर के अनुसार उस ट्रिगर के इंजेक्शन का टाइमिंग बहुत जरूरी है। स्टेप 6, एग रिट्राइवल। ये स्टेप से वुमेन काफी डरे हुए रहते हैं। ये स्टेप यूजुअली अल्ट्रासाउंड गाइडेड करते हैं और थोड़ा सा बराबर अप्रोप्रिएट एनेस्थेशिया या फिर हल्की भूल यानी सिडेशन में करेक्ट किया जाता है। ये स्टेप में हम आपके जो फॉलिकल्स बढ़ा चुके हैं उसको रिट्राइव करते हैं। इस स्टेप के बाद थोड़ा सा ब्लीडिंग, डिस्कम्फर्ट, क्रैम्प्स ये होना कॉमन है। बट अगर ज्यादा, जरूरत से ज्यादा क्रैम्प, जरूरत से ज्यादा पेन, जरूरत से ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है जो अनबेरेबल हो रहा है, तो आपको इस टाइम पे डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नंबर ऑफ एग्स रिट्राइव्ड इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ बेबीज। इसका मतलब ये होता है कि जब आपके फॉलिकल्स ग्रो होते हैं, उसको रिट्राइव किया जाता है, तो एक सर्टन अमाउंट, सर्टन नंबर ऑफ एग्स आपके मेच्योर निकलते हैं, जो कि स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करने के बाद एम्ब्रियोज बनते हैं। सर्टन अमाउंट, सर्टन नंबर ऑफ एम्ब्रियोज कल्चर में ग्रो होते हैं और फाइनली एम्ब्रियो ट्रांसफर करने लायक एक सर्टन नंबर ऑफ एम्ब्रियोज रेडी रहते हैं। तो इसीलिए हर स्टेप में हो सकता है कि ये नंबर धीरे धीरे कम हो। स्टेप 7, स्पर्म एंड फर्टिलाइजेशन। एग रिट्राइवल होने के बाद स्पर्म लिया जाता है, अनलेस एंड अनटिल स्पर्म ऑलरेडी फ्रोजन हो। स्पर्म लेने के बाद उसे फर्टिलाइजेशन के लिए एग्स के साथ यूज किया जाता है, या फिर कुछ कुछ केसेस में इक्सी भी किया जाता है। अब इक्सी का फुल फॉर्म क्या है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, स्पेशलिस्ट एम्ब्रोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्पेसिफिक एक मैच्योर स्पर्म देखकर उसको मैच्योर ओवम के अंदर इंजेक्ट करते हैं और उसको एम्ब्रियो बनवाने के लिए छोड़ देते हैं। एक बार फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर उसको एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए रखा जाता है। इक्सी का डिसीजन जो होता है वो पेशेंट के इंफॉर्मेशन पे, उसके पहले की हिस्ट्री पे, उसका फर्टिलाइजेशन हिस्ट्री पे, उनकी इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री पे, पहले का जो ट्रीटमेंट लिया गया हो, ये सब लैब पैरामीटर्स या फिर लैब पैरामीटर्स, ये सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। स्टेप 8, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इसमें हम एम्ब्रियो को कल्चर के लिए, ग्रो करने के लिए मॉनिटर करते हैं। डे 1, डे 2, डे 3 और कुछ केसेस में डे 5 तक के हम एम्ब्रियो को कल्चर करते हैं। डे 5 के एम्ब्रियो कल्चर को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और हाँ, ये एक बायोलॉजिकल नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस होता है। हर एक एम्ब्रियो डे 5 तक के पहुंचे जरूरी नहीं। और प्लीज, कभी अगर एक्सपेक्टेड से आपके कम एम्ब्रियोज बन रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आपका आईवीएफ का ट्रीटमेंट फेल हो रहा है करके। आईवीएफ में एम्ब्रियोज की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर और एम्ब्रियोलॉजिस्ट मिलकर आपका इंडिविजुअल बेसिस पे आपका नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करते हैं।
स्टेप 9, एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर दो टाइप के होते हैं, एक फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर या फिर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर। फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर में आपके जो साइकिल है जिसमें स्टिमुलेशन हुआ है उसी साइकिल में आपका एम्ब्रियो आपके यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है, या फिर आपका एम्ब्रियो फ्रीज किया जा सकता है, जो आपके सब्सिक्वेंट साइकिल्स में आप जब भी अप्रोप्रिएट टाइमिंग आए उस वक्त आपके यूट्रस में आपका एम्ब्रियो छोड़ दिया जाता है। जो डिसीजन होता है डॉक्टर आपके प्रोफाइल के ऊपर डिसाइड करते हैं, जिसमें आपका यूट्रस लाइनिंग, हार्मोनल स्टेटस, ओव्यूलेशन की टाइमिंग, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है। स्टेप 10, एम्ब्रियो ट्रांसफर। ये कंपैरेटिवली बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर होता है। इसमें एक बारीक सी कैथेटर लेते हैं जिसमें आपका एम्ब्रियो बहुत ही केयरफुली प्लेस किया जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा केयरफुली आपके यूट्रस में सही जगह पे जाके छोड़ दिया जाता है। इस दौरान पेशेंट्स को बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है, कहीं एम्ब्रियोज गिर तो नहीं जाएंगे? नहीं, नॉर्मल वॉकिंग से या फिर वॉशरूम जाने से, बाथरूम जाने से आपके एम्ब्रियोज नहीं गिरते हैं। इसीलिए स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट लेना कंपलसरी नहीं है। आप अपने डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शन फॉलो करिए, उनके दिए गए मेडिसिन बराबर से लीजिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप 11, 2 वीक का वेट। ये सबसे इमोशनली चैलेंजिंग वीक्स होते हैं। इसमें हम यूजुअली गूगल करते हैं या फिर प्रेगनेंसी टेस्ट जल्दी कर लेते हैं, बट इन सब से क्या होता है, हमारी एंजाइटी बढ़ जाती है और हम अननेसेसरी स्ट्रेस में आ जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर के दिए हुए मेडिसिन, प्रेस्क्राइब मेडिसिन लेना जरूरी है, वो लेते रहिए और डॉक्टर ने बताए हुए डेट पे ही प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, सिम्टम्स जरूरी नहीं है कि हर किसी को हो। प्रेगनेंसी के सिम्टम्स कुछ लोगों को रहते हैं और कुछ लोगों को नहीं रहते हैं। दोनों भी केसेस में प्रेगनेंसी पॉसिबल है। जो फाइनल कंफर्मेशन है प्रेगनेंसी का, वो आपके टेस्ट ही आपको बताएंगे। इसीलिए दिए गए टाइम पे ही आपका ब्लड टेस्ट करिए। पार्ट 12, आईवीएफ सक्सेस रेट। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि डॉक्टर हमारा आईवीएफ सक्सेस होगा क्या? आईवीएफ का कोई फिक्स नंबर नहीं होता है सक्सेस का। सक्सेस रेट यूजुअली आपके एज फैक्टर, आपके एम्ब्रियो फैक्टर, आपके एग फैक्टर, आपके स्पर्म फैक्टर, आपके लैब पैरामीटर्स, आपका कॉज अंडरलाइनिंग क्या था, ये बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए किसी कपल को ये कहना कि आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, ये साइंटिफिकली इनकरेक्ट है। और प्लीज, आपका एक आईवीएफ का साइकिल आपका पेरेंटहुड का जर्नी डिसाइड नहीं करता है। अगर आपका आईवीएफ सक्सेस नहीं होता है तो डॉक्टर आपके केस को ठीक से रिव्यू करते हैं और आने वाले साइकिल्स में नेसेसरी चेंजेस लेके आते हैं ताकि आप अपने पेरेंटहुड का जर्नी पूरा कर सके। मैं समझती हूँ कि आईवीएफ सिर्फ इंजेक्शंस और रिपोर्ट्स नहीं होते हैं। आईवीएफ एक होप है, एक जर्नी है, एक साथ है, जिसमें कभी एक्साइटमेंट है, कभी फियर है और कभी डिसअपॉइंटमेंट भी है। इसलिए अपने पार्टनर को ब्लेम मत करिए, अपने पार्टनर के साथ रहिए, उनसे डिस्कस करिए और अगर जरूरत पड़े तो एक प्रोफेशनल इमोशनल हेल्प लेने में हेजिटेट मत करिए। मैं हूँ डॉक्टर टीना प्रामाणिक खूचे। याद रखिए कि हर पेरेंटहुड का जो जर्नी होता है वो अलग जरूर हो सकता है, लेकिन सही गाइडेंस और सही इंफॉर्मेशन से आप अपना रास्ता समझ सकते हैं, उसमें आप मदद ले सकते हैं और अपना बराबर डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करिए, अपने पार्टनर के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट विजडम वीडियो में। बाय।